सुशांत सिंह राजपूत का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है एंड इट्स बिन द मिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स जैसे हैंगिंग केसेस होते हैं। तो एक विक्टिम आती है हॉस्पिटल, कहती है कि उसके साथ रेप का ऑफेंस हुआ। कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता? ब्रूटल, इट वाज ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 2 मेल किड्स एंड 1 फीमेल किड। आरुषि हत्याकांड 2008। 14-year-old Arushi Talwar found murdered in her house in Noida's Jalvayu Vihar. फोरेंसिक एक्सपर्ट ओवरडोज, सुसाइड, एक्सीडेंटल कंजम्पशन और प्लान्ड पॉइजनिंग में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? There are few poisons which are ideal suicidal poisons. Paracetamol is highly contraindicated. एप्पल सीड से भी किसी को मारा जा सकता है। तो क्या ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या कभी ऐसा कुछ हुआ है? एप्पल सीड्स में, इट इज़ अ नोन मेडिकल फैक्ट जो हर जगह अवेलेबल है, कि एप्पल सीड्स में एक एमिग्डालिन करके प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है इट क्रिएट्स माइन्यूट ट्रेस अमाउंट्स ऑफ साइनाइड। आज के टाइम पे डार्क वेब पे काफ़ी सारे सिंथेटिक केमिकल्स और पॉइजन्स और डिज़ाइनर टॉक्सिन्स आ गए हैं। ऐसे क्रिमिनल्स के सामने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एक स्टेप आगे कैसे रहते हैं? जैसे जैसे मेडिकल साइंस का इवोल्यूशन हो रहा है या सिस्टम्स का इवोल्यूशन हो रहा है, सेम वे जो हमारे लैब्स हैं लाइक फोरेंसिक साइंस लैब्स, उनका भी इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूशन मतलब काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट केसेस आते हैं, तो उसके अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फॉल्स एक्विजिशन है या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है? पुलिस को एक कंप्लेंट आई कि इन नंदनगरी एरिया ऑफ दिल्ली अ क्राइम हैज हैपेंड वेयर अ फीमेल इज फाउंड डेड एंड 3 किड्स आर आल्सो डेड। 2 मेल किड एंड 1 फीमेल किड, चारों लोग डेड पाए गए। हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल ह्यूज। आई एम योर होस्ट हिमांशु त्यागी। फोरेंसिक एक्सपर्ट का नाम सुनते ही हमें सीआईडी के डॉक्टर सालुंके की याद आती है। क्राइम सीन, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज and the thrill to find out who did it. The key lies with the forensic expert, and that forensic expert is with us today, taking us inside the murder mysteries like Arushi murder case, Sushant Singh Rajput case, Jolly Joseph case, and many more. Let's welcome Dr. Vishwajit Singh. Hello sir, how are you? हाय सर, तो आम लोगों ने ज़्यादातर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को टीवी में देखा है, तो टीवी में और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है? टीवी इज लाइक रियल थिंग। व्हेन यू सी अ पर्सन डायरेक्टली, जब आप किसी को साक्षात देखते हैं तो वो होती है रियलिटी। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। तो मेजॉरिटी में क्या, जो जैसा वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया या ये चीज़ करके ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, वैसा होता है रियलिटी में फाइंड आउट करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स? हाँ, जैसे रियल लाइफ होते हैं ना, रियल लाइफ इज मेड, मतलब कोई सीरियल बनाते हैं या सीरीज बनाते हैं या मूवी बनाते हैं, दैट इज मेड टू क्रिएट अ फन फैक्टर, राइट? नहीं तो उनका वो टारगेट अचीव नहीं होगा टू सेल द प्रोडक्ट। सो दैट इज लाइक अ प्रोडक्ट मेड। बट व्हाट इन रियलिटी इज, लाइक सपोज आई से अबाउट अ क्राइम, रियलिटी बहुत अलग होती है। जो उसको दिखाते हैं उसमें थोड़ा मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो मजा कहाँ से आएगा? बात तो सही है। तो यही डिफरेंस है बस, मिर्च मसाले वाला। वो क्या चीज़ें हैं जो फोरेंसिक साइंस भी नहीं बता पाती आज की डेट में भी? फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक मेडिसिन की बात करें तो जैसे एक चीज जो होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं इसको लॉ के टर्म में, परिस्थितियां। अब परिस्थितियों को निकालने का काम एक्चुअली पुलिस का होता है या मैजिस्ट्रेट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का इंक्वेस्ट हुआ है किसी भी क्राइम के रिलेशन में। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस। अब पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, अब उसमें हो सकता है फॉल्स एविडेंस भी कलेक्ट हो गया। पुलिस को तो नहीं पता ना कि कोई बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सच भी बोल सकता है, झूठ, तो मतलब वो उसमें इफ एंड बट होता है। सो इसीलिए जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है ना कि हाउ टू फाइंड आउट द मैनर ऑफ डेथ, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, उसमें चैलेंज आता है। बट हाँ, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट इज सॉल्वेबल। बट कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही फैब्रिकेटेड है या फॉल्स है, तो वहां पर चैलेंजेस आते हैं। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन अगर गलत होगी तो फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं।
अगर कोई बिल्डिंग से गिर के मर जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट था या सुसाइड थी या फिर ये मर्डर था? देखिए, मान लीजिए कोई थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है, आजकल बड़े इंस्टेंसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन पीपल कमिट सुसाइड, राइट। बट आइडियली सुसाइड इज नॉट टू बी डन. सुसाइड करना है इज शोइंग यू द वीकनेस. तो हर इंसान को फील करना चाहिए कि नहीं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इट हैज बीन गिवन वंस, लाइफ को जीना चाहिए विथ ए स्माइल. दिस इज माई ओपिनियन कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में. हाँ, तकलीफ तो सब किसी के साथ ही होता है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है एज गुड ह्यूमन बींग्स. अब इसमें जो आपने सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई थर्ड फ्लोर से गिर गया या गिराया गया, कैसे पता चलता है? जी। गिरना या गिराना, गिरना मतलब सुसाइडल, गिराना मतलब होमिसाइडल, या फिर वो एक्सीडेंटली भी गिर सकता है. अब ये तीन मैकेनिज्म्स आते हैं कि या तो वो गिरना एक्सीडेंटल हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, या होमिसाइडल हो सकता है. तो हमारा काम क्या होता है एज ऑटोप्सी सर्जन्स? वी डू द ऑटोप्सी इन अ मेटिकुलस वे एंड वी फाइंड आउट द इंजरीज. जैसे कि मान लीजिए कोई थर्ड फ्लोर से गिरा एंड द फर्स्ट पार्ट विच मेड अ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वाज फीट ऑफ द पर्सन, मतलब पैरों के बल गिरा. जी। तो उसके पैरों में बहुत सारी इंजरीज होंगी, ब्लंट इंजरीज होते हैं लाइक अब्रेशंस, ब्रूजेस, लैसरेशंस, उनके चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर्स के भी चांसेस होते हैं. फिर कुछ टेक्निकल टर्म है जैसे कि ट्रांसमिटेड फोर्स इम्पैक्ट इंजरीज भी होता है कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्कल बेस पे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. तो वो सारी फाइंडिंग्स देख के हम लोग इंजरीज तो रिपोर्ट कर देते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव अ ओपिनियन. जैसे कि मान लीजिए कोई होमिसाइडल फॉल फ्रॉम हाइट का केस है, किसी ने किसी को धक्का दिया, तो धक्का देते समय वो पर्सन भी तो स्कफल करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा. सो देयर विल बी साइंस ऑफ स्ट्रगल, देयर विल बी साइंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो उसको फाइंड आउट करना होता है. जैसे कि आप अगर रेजिस्टेंस करेंगे सो यू विल ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उस पर्सन की बॉडी पे डिफेंस वुंड्स मिलेंगे. लाइक अ पर्सन ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ लाइक दिस, तो यहाँ पर जो इंजरीज मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफेंस वुंड्स. या फिर मान लीजिए कोई किसी को नाइफ से अटैक कर रहा है, सो द पर्सन विल ट्राई टू होल्ड द ब्लेड ऑफ द नाइफ, ही विल गेट एक्टिव डिफेंस वुंड्स बिकॉज द पर्सन इज डूइंग समथिंग एक्टिवली. सो एक्टिव डिफेंस वुंड, पैसिव डिफेंस वुंड्स, other signs of a struggle, they help us to reach a conclusion. So we also help the police officials कि हाँ, based on the injuries ये जो मैनर है ये होमिसाइडल की तरफ जा रहा है या सुसाइडल की तरफ जा रहा है, या whatever may be the mechanism. तो पुलिस को जब हम लोग ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, then पुलिस finds out the circumstantial evidences कि किन परिस्थितियों में वो गिरा, एंड उसके बाद वो बैक ट्रेस करते हैं रिगार्डिंग द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द केस. मान लीजिए वो पर्सन डिप्रेशन का नोन केस है, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था, तो इट गोज टुवर्ड्स सुसाइडल मैनर, राइट, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड. या फिर मान लीजिए साइंस ऑफ स्ट्रगल है तो होमिसाइडल की तरफ जाता है. तो ऐसे करके पुलिस फाइंड आउट करती है. तो मैं ना उसमें पहले दो जगह डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि ये मर्डर तो नहीं है या फिर मर्डर है, और अगर वो सुसाइडल की तरफ आता है तो फिर ये आता है कि सुसाइड थी या फिर एक्सीडेंटली स्लिप हो गया, एक्सीडेंटली स्लिप हो या कुछ ऐसी चीज हो रही थी. वो फिर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर फिर पुलिस कंक्लूड करती है. एंड देयर वी ऑल्सो प्रोवाइड आवर ओपिनियन इफ आस्क्ड बाय अ पुलिसमैन. अगर पुलिस हमसे पूछती है तो हम लोग भी ओपिनियन देते हैं. सर, तो ऐसे केसेस में तो आपको कोर्ट वगैरह में काफी जाना पड़ता होगा. कोर्ट में तो बहुत जाना पड़ता है. सो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब. लाइक आई लव दिस कि हाँ, कोर्ट जाना है एज अ एक्सपर्ट विटनेस, सो यू शुड अप्रिशिएट योर जॉब. अब अगर मैं उसको प्रॉब्लमेटिक ले लूंगा तो मैं तो चला जाऊंगा डिप्रेशन, जो कि मुझे नहीं जाना है बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल. राइट, एब्सोल्युटली. डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, एंड इट्स बिन द मिस्ट्री ऑफ द कंट्री, एंड एवरीवन वांटेड टू नो अबाउट इट, एंड स्टिल पीपल आर क्यूरियस अबाउट इट. तो अगर आप वहाँ होते तो किन एविडेंसेस पर या किन पॉइंट्स पर फोकस करते, या आपको लगता है कि कहाँ चूक हुई होगी इनिशियल स्टेज पे? सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. जी बिल्कुल. एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ इट. राइट. बट हाँ, इवेंचुअली इफ डेथ ऑफ अ पर्सन अकर्स ना, एज अ ऑटोप्सी सर्जन, सपोज आई वाज डूइंग द ऑटोप्सी, आई विल डू अ मेटिकुलस ऑटोप्सी टू नॉट लीव एनी फाइंडिंग्स. तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स जैसे हैंगिंग केसेस होते हैं, स्ट्रैंगुलेशन केसेस होते हैं, क्या हम ये डिराइव करके बता सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑटोप्सी कि हाँ, ये केस किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? बता सकते हैं.
बिकॉज हैंगिंग का जो मार्क होता है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रैंगुलेशन का मार्क डिफरेंट होता है। हैंगिंग के जो फाइंडिंग्स होते हैं, इंटरनल फाइंडिंग्स, एंड स्ट्रैंगुलेशन के जो इंटरनल फाइंडिंग्स होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ एमडी। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आई एम एमबीबीएस एमडी, तो एमडी की डिग्री में हमें यही तो सिखाया जाता है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। सो ऑटोप्सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर हमें वो सैम्पल्स प्रिजर्व करने होते हैं, वहाँ पर भी साइंस ऑफ स्ट्रगल थे नहीं थे, दैट ऑल्सो गोज विथ सुसाइडल होमिसाइडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अदर देन द फाइंडिंग्स इन अ डेड बॉडी, कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सुसाइड और होमिसाइड। फिर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पर्सन, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं कि अब वो मिस्ट्री हो गया बिकॉज ऑफ, इवन आई डोंट नो, देयर माइट बी लैक ऑफ एविडेंसेस और व्हाटसोएवर, बट हाँ, क्या ये कर सकते हैं डिफरेंशिएट एग्जैक्टली कट टू कट? कर सकते। तो आप जैसे आपने कहा यू आर अ बिग फैन ऑफ इस, तो आपने उस केस को तो फॉलो किया होगा डेफिनेटली, और आपने चेक भी करा होगा जितना इन्फॉर्मेशन अब बाहर आ रही थी कि क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो लगा के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है इनिशियल स्टेज पे? वो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, Right. बट व्हाट आई विल से इज कि हाँ, जैसे जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल फॉर एवरी केस। फॉर अस द डेड बॉडी इज लाइक अ केस। तो वो केस का जो फाइंडिंग्स होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बिकॉज ऑटोप्सी रिपोर्ट इज गिवन टू द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल ओनली इन ओरिजिनल। नो अदर पर्सन हैज लाइक any way of access to those confidential things. तो इसीलिए जो पब्लिक डोमेन में है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द एक्चुअल थिंग इज इन कोर्ट पेपर्स विच नो वन हैज एक्सेस। दैट इज द क्रक्स। गॉट इट सर। फोरेंसिक एक्सपर्ट ओवरडोज, सुसाइड या एक्सीडेंटल कंजम्पशन और प्लान्ड पॉइजनिंग में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें आती हैं कि एक तो कि अमाउंट ऑफ ड्रग कंज्यूम्ड। अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा होगा तो अमाउंट ऑफ ड्रग कंज्यूम्ड विल बी हाई। तो हमारे टर्म्स में ना, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी इज माय सब्जेक्ट, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि देयर आर फ्यू पॉइजन्स विच आर आइडियल सुसाइडल पॉइजन्स, आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स, ऐसे करके कैटेगराइजेशन है पॉइजनिंग्स का। तो अब आइडियल सुसाइडल पॉइजन क्या होता है कि जो पर्सन सुसाइड करना चाह रहा है उसका टारगेट क्या है? टू किल हिमसेल्फ, मतलब इट शुड बी हाईली फेटल, डेथ शुड बी पेनलेस ऑल्सो, राइट। ये उसका क्राइटेरिया होगा। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स जो होते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि डेथ तो हो, इट शुड बी हाईली फेटल। दूसरा, डेथ पेनफुल हो या पेनलेस हो, बट द सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो बॉडी में डेवलप करे, इट शुड रिजेंबल अ डिजीज कंडीशन। तो कुछ पॉइजनिंग्स होते हैं, उनकी जो फीचर्स होते हैं, पॉइजनिंग के फीचर्स, वो किसी डिजीज कंडीशन को रिजेंबल करते हैं। तो जब मान लो हमने ऑटोप्सी करी किसी पॉइजनिंग केस की, फिर हम विसरल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करते हैं एंड वी सेंड देम टू फोरेंसिक साइंस लैब। वहां पर केमिकल एनालिसिस ऑफ विसरल ऑर्गन्स एंड बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड यूरिन इज डन। तो उनमें जो पॉइजन डिटेक्ट हुआ वो किस कैटेगरी का है, आइडियल सुसाइडल कैटेगरी या आइडियल होमिसाइडल कैटेगरी, इस हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ, ये जो फाइंडिंग्स है ये किस रिलेशन में जा रहे हैं। फिर उसमें अनदर रोल आ जाता है, वही से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि जब इसने पॉइजनिंग करी थी उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी तो नहीं थी जिसकी वजह से इसने आउट ऑफ डिप्रेशन या आउट ऑफ पैनिक या आउट ऑफ एंजाइटी इसने कंज्यूम करा। तो उसके हिसाब से फिर पुलिस ओपिनियन देती है कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये जो मैनर है सुसाइडल है या होमिसाइडल है। फिर मान लो कोई रिलेटिव है, उसने अपने घर वाले को ही पॉइजन दे दिया, ठीक है, लो डोज ऑफ पॉइजन दे रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, तो ऐसे केसेस बन जाते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग के केसेस। तो उसमें भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो घर के लोग थे, इन्होंने क्या कोई पॉइजन खरीदा। पुलिस सर्च करती है उनके रेसिडेंस को, मान लो वो पॉइजन उनके घर में डिटेक्ट हुआ, तो उसके हिसाब से फिर कोरिलेट कर सकते हैं कि ये पॉइजन अगर घर में पाया गया तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कोई खरीद के लाया, तभी तो पॉइजन ऐसे तो आएगा नहीं। फिर मान लो किसी ने कोई ड्रग ओवरडोज कर लिया, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं,
तो अगर मान लो किसी ने एल्प्रेक्स के टैबलेट, एल्प्राजोलैम के टैबलेट्स खूब सारे खा लिए, लोग लेते हैं नींद लाने के लिए कि नींद नहीं आती, तो अब किसी ने एल्प्रेक्स का बहुत ज्यादा डोज लिया तो वो भी तो डिटेक्ट होगा विसरल ऑर्गन्स में। फिर पुलिस फाइंड आउट करेगी कि क्या ये रेगुलरली कंज्यूम कर रहा था या किसी ने इसको खरीद के दिया, तो उस हिसाब से फिर मेकआउट करते हैं कि हाँ सुसाइडल है, होमिसाइडल है या ओवरडोज है। सर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन भी होते हैं जैसे एल्प्रेक्स है या कोई और चीज़ है जिसके साथ में कोई और मेडिकेशन या अल्कोहल या कोई ऐसी चीज़ एक्सीडेंटली किसी ने कंज्यूम कर ली हो जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कॉम्बिनेशंस ना, जैसे हमारे मेडिकल साइंस में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड फार्माकोलॉजी, जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो उसमें ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं। ड्रग इंटरैक्शंस में देयर आर वैरायटी ऑफ इंटरैक्टिव ड्रग्स, मतलब 2 ड्रग एक साथ नहीं लेने चाहिए, ये 2 ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, इन ग्रुप के नहीं लेने चाहिए। तो हाँ, अगर किसी ने मान लो एक ग्रुप का ड्रग लिया विच इज गोइंग टू बी पोटेंशिएटेड बाय अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो बोथ आर इंडिविजुअली नॉन फेटल, बट चूंकि वो इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में एंड दे आर पोटेंशिएटिंग ईच अदर्स इफेक्ट्स, सो दे माइट बिकम फेटल आल्सो। सो वो चीजें ध्यान में रखना होता है। तो ये ध्यान रखते हैं जैसे फिजिशियंस जो ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं टू ऑल द पेशेंट्स, तो उनको ये पता होता है बिकॉज दे हैव रेड दिस इन देयर सेकेंड ईयर एमबीबीएस कि ये ड्रग इंटरैक्शंस वाली चीजें, वो ड्रग्स का कॉम्बिनेशंस नहीं प्रेस्क्राइब करना है। ऐसे कोई कॉमन है सर कॉम्बिनेशन जो हमारी ऑडियंस को पता होने चाहिए? कॉम्बिनेशन वैसे तो ऑडियंस अगर गूगल पे भी सर्च करे तो मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। कि लोग क्या करते हैं सर, जैसे बुखार है, डोलो वगैरह या कोई भी पैरासीटामोल लिया हाँ, एक पर चीज ठीक हो गए, फिर अल्कोहल एक चीज जैसे बताऊंगा कि क्रॉनिक अल्कोहलिक्स है। अब क्रॉनिक अल्कोहलिक में क्या होता है कि लिवर इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड। राइट। तो लिवर अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड लिवर इज द मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन जो हमारे ड्रग्स या पॉइजन्स या फूड को मेटाबोलाइज करता है। अब अगर आपने लिवर को ही कॉम्प्रोमाइज किया बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 8 years 10 years, तो वैसे केसेस में पैरासीटामोल इज हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि पैरासीटामोल एंड अल्कोहल बोथ आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। एंड जब अल्कोहलिक्स का, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स का अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं, वो पैरासीटामोल को भी मेटाबोलाइज करते हैं। तो बेसिकली पैरासीटामोल जब मेटाबोलाइज होता है तो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बॉडी में बनता है। अब चूंकि वो क्रॉनिक अल्कोहलिक में वो एंजाइम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो अब अगर वो पैरासीटामोल मान लीजिए 500 to 650 मिलीग्राम 4 times a day इज द रेगुलर प्रेस्क्राइब डोज, वो प्रेस्क्राइब डोज ही ले रहा है। सो देयर आर चांसेस कि इवन एट थेरेपेटिक डोज बोलते हैं इसको, जो प्रेस्क्राइब डोज होता है, प्रेस्क्रिप्शन डोज, सो थेरेपेटिक डोज पे भी वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बन जाएगा इन अ क्रॉनिक अल्कोहलिक हुज एक्यूट ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। तो वहां पर चांसेस हैं पॉइजनिंग के, पॉइजनिंग इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन रहा है, तो वो लिवर को डैमेज ही कर देगा पूरी तरीके से, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो वहां पर नॉट टू बी यूज्ड। और ये मर्डर रिलेटेड भी हो सकता है, अगर कोई किसी को मारना चाहे। अगर मान लीजिए क्रॉनिक अल्कोहलिक है और क्रॉनिक अल्कोहलिक को आपने देखा कि अच्छा उसने ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पिछले 2 घंटे से वो अल्कोहल ले रहा था, बिग शॉट्स, बिग डोज, तो अब आपने उसको पैरासीटामोल खिलाया। पैरासीटामोल का जो फेटल डोज होता है वो होता है 20 ग्राम्स, मिलीग्राम। बट यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं इवन इन हाफ ऑफ द डोज, 10 ग्राम्स 8 ग्राम्स में भी अचीव हो सकता है डेथ। सो दैट कैन बी मिसयूज्ड। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। और वो भी मतलब सर, अगर आप 10 ग्राम्स की भी बात करो तो वो बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये हम 650 या 500 mg की बात कर रहे हैं। हाँ, 500 mg की बात करें एक टैबलेट, हाँ, तो अगर 10 टैबलेट्स की बात करें तब जाके वो 5 ग्राम्स हो। 5 ग्राम 20 टैबलेट्स 20। तो बेसिकली टैबलेट्स ऐसे नहीं खिलाएंगे ना, टैबलेट्स को क्रश करेंगे, अल्कोहल में मिक्स करेंगे। दैट इज टू बी डन। नहीं तो ऐसे तो आप अचीव नहीं कर सकते ना, हाँ, अचीवेबल है ही नहीं। अचीवेबल नहीं है। ठीक है। मॉम मूवी में दिखाया था कि एप्पल सीड से भी किसी को मारा जा सकता है, तो क्या ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या कभी ऐसा कुछ हुआ है? एप्पल सीड्स में इट इज अ नोन मेडिकल फैक्ट जो हर जगह अवेलेबल है कि एप्पल सीड्स में एक एमिग्डालिन करके प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है इट क्रिएट्स माइन्यूट ट्रेस अमाउंट्स ऑफ साइनाइड विच इज लाइक नॉट हार्मफुल फॉर
जनरल पर्सन। बट हाँ, अब आप अगर आप वो एप्पल सीड्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लो, उसको क्रश कर लो, पाउडर बना के किसी के ड्रिंक को स्पाइक कर दो, पानी को या कोल्ड ड्रिंक को या टी और कॉफी को, सो जो माइन्यूट अमाउंट था आपने उसको हाई अमाउंट में दे दिया, तो हाई अमाउंट ऑफ साइनाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो देयर आर चांसेस कि हाँ पॉइजनिंग हो जाए, जो कि उस मूवी में दिखाया गया था बेस्ड ऑन दिस मेडिकल फैक्ट। बट ऐसा कहीं हुआ नहीं है कभी। आज के टाइम पे डार्क वेब पे काफी सारे सिंथेटिक केमिकल्स और पॉइजन्स और डिजाइनर टॉक्सिन्स आ गए हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स के सामने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एक स्टेप आगे कैसे रहते हैं? डार्क वेब, सिंथेटिक ड्रग्स, देखिए जैसे जैसे मेडिकल साइंस का इवोल्यूशन हो रहा है या हमारे सिस्टम्स का इवोल्यूशन हो रहा है, सेम वे जो हमारे लैब्स हैं लाइक फोरेंसिक साइंस लैब्स, उनका भी इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूशन मतलब दे शुड ऑल्सो गेट स्टैंडर्डाइज्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स टू डायग्नोज अ डिजाइनर ड्रग। जैसे कि डिजाइनर ड्रग्स मार्केट में आए तो कैसे आप उसको कैच करेंगे? जब तक आपके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? सो इवोल्यूशन इन मेडिसिन हैज टू बी डन टू डिटेक्ट दोज केसेस, to detect any designer drugs or new drugs coming in the market. Is that evolution happening in India? Evolution is happening but at a slow pace. तो हमें वो पेस बढ़ाने की जरूरत है. We should get evolved. तो दैट मीन्स R&D बहुत ज्यादा करने की, R&D पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि फिर आपको लैब्स के साथ वो लोग भी होने चाहिए who should be like trained in analyzing those things. आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स होने चाहिए, केमिकल्स होने चाहिए, रिएजेंट्स होने चाहिए. इन दिस सिनेरियो आई आल्सो गेट अनदर थॉट. बहुत आसान लाइन तो नहीं है सर, लाइन ऑफ वर्क. तो लोग आना चाहते हैं, नए स्टूडेंट्स से नए लोग, नए बच्चे आना चाहते हैं, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत लोग रिलक्टेंट होंगे इस फील्ड में आने के लिए. तो जब हम अगर R&D की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग भी तो चाहिए जो करेंगे. तो आर पीपल इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस फील्ड? इंडिया इज अ पॉपुलेशन रिच कंट्री, हमने चाइना को भी बीट कर दिया, तो लोग हैं अवेलेबल. बट हाँ, टू दोज पीपल हु जॉइन दिस फील्ड, व्हाट आई विल से इज कि यू शुड जॉइन विथ अ गुड थॉट प्रोसेस कि मुझे इसमें रहना है. जैसे फोरेंसिक मेडिसिन हो या फोरेंसिक साइंस हो, दे आर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स. फोरेंसिक मेडिसिन इज डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ अ डेड बॉडी to find out the cause of death या time since death. Forensic science is doing the analysis of evidences which have been collected from crime scene or which have been sent during the time of autopsy. तो ये दोनों अलग अलग फील्ड है. जो डॉक्टर्स फोरेंसिक मेडिसिन ज्वाइन करते हैं, दे शुड ज्वाइन विथ अ गुड हार्ट, दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, एंड डॉक्टर्स का हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है ऑलरेडी. सो वो फील्ड को जब ज्वाइन करते हैं तो उनको, इंडिया में मेंटालिटी क्या है ना कि डॉक्टर मतलब मरीज को ठीक करना. इंडिया में आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा डेड बॉडी के भी डॉक्टर्स होते हैं. अटपटा लगता है, बट ये अटपटा नहीं है, होते हैं ना. बिकॉज अ पर्सन हु हैज डाइड, उसको जस्टिस कौन दिलाएगा? देयर इज समवन गोइंग टू गिव जस्टिस ना. तो मैंने ये नोबल वर्क इसलिए पिक किया था ताकि उस पर्सन को भी जस्टिस दिलाए. नॉट ओनली टू डेड पीपल, वी ऑल्सो सर्व इन गिविंग जस्टिस टू लिविंग पीपल रिलेटेड टू मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. सो जैसे मेडिको लीगल सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम है तो उसमें क्या क्या कैसे एग्जामिनेशन करना है, तो वो सारी चीजें करके भी तो हम विक्टिम को जस्टिस दिलाने में हेल्प करते हैं ना. वी प्ले सम पार्ट, बट वी प्ले अ पार्ट. सो वी शुड चेरिश दिस कि हाँ हमने अच्छा काम किया. करेक्ट. एंड उतना ही रिस्पेक्टफुल है ये इन द सोसाइटी एज वेल. यस, रेस्पेक्टफुल कैसे नहीं है. यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व विद पुलिस ऑफिशियल्स. तो अगर आपको ये फील्ड में जैसे इन्वेस्टिगेशन सराउंडिंग विद द पुलिस, सराउंडिंग गोइंग टू द कोर्ट रूम एंड डूइंग द कोर्ट रूम प्रोसीजर्स, अगर ये सब अच्छा लगता है देन दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, अ चैलेंजिंग फील्ड. क्योंकि हमें तो निकालना है ना. जैसे एक लिविंग पर्सन में क्या होता है, जब आपके पास एक पेशेंट आता है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है, एक फिजिशियन ने वो प्रॉब्लम सुना एंड डायग्नोसिस किया बेस्ड ऑन लैब रिजल्ट्स एंड हिज फिजिकल फाइंडिंग्स, एंड फिर आपको ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं. अब हमारे पास तो डेड बॉडी आती है, डेड बॉडी ने तो कुछ नहीं बोलना ना. सो इट इज वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम अ डेड बॉडी एंड टू कोरेबोरेट कि हाँ जो कॉज ऑफ डेथ है, मृत्यु का कारण क्या है,
कितनी देर पहले डेथ हुआ, ये सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकालना है ना, सो इट इज चैलेंजिंग एंड इट इज रेस्पेक्टेबल। काफी सेक्सुअल हरासमेंट केसेस आते हैं, तो उसके अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मतलब फॉल्स एक्विजिशन है या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है? ओके, इसको आपने अभी जैसा पॉइंट आउट किया। जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का केस आता है हॉस्पिटल में, सो इट इज रेफर्ड टू फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट फॉर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन व्हेन वी डू ऑफ द विक्टिम्स, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द केस इन विक्टिम वर्जन, चाहे उसको जो भी भाषा आती हो, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया में यही दो भाषा बोली जाती है इन नॉर्दर्न इंडियन पार्ट ऑफ द कंट्री। सो उसको बोलते हैं कि जो भी भाषा में तुम यू आर कंफर्टेबल, उस भाषा में अपनी हिस्ट्री दो। डिटेल्ड हिस्ट्री से ही आपको कई चीजें पता लग जाती। विथ एक्सपीरियंस ना यू कम टू नो कि एक बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। व्हेन अ पर्सन विल स्पीक लाई, तो आप उसको ट्रैप कर सकते हैं। आप ही विल बी शेकी, उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एंड यू कैन मेक आउट कि ये बंदा या बंदी झूठ बोल रही है। बट हाँ, अगर किसी के साथ ऑफेंस हुआ है तो हिस्ट्री में काफी चीज पता लग जाता है, ऑलमोस्ट 30-40% यू कम टू नो। अब हिस्ट्री तो एक रोल प्ले किया, फिर आपने एग्जामिनेशन शुरू किया। अब विक्टिम ने बताया, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो एक विक्टिम आती है हॉस्पिटल, कहती है कि उसके साथ रेप का ऑफेंस हुआ। ठीक है, दो सिचुएशन लेते हैं, एक तो ट्रू केस, एक लेते हैं फॉल्स केस। ट्रू केस की विक्टिम आए हॉस्पिटल में कि सर 2 घंटे पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ विच हैज बीन डन बाय अ नेबर, पड़ोसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो हो सकता है या तो वो खुद आ गई या पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस लेकर आती है हॉस्पिटल में। इन्हीं दो इंस्टेंस में विक्टिम्स आते। अब ट्रू केस का जब हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री विल बी क्लियर कट, क्योंकि वो तो कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रही है ना, तो वो सारे इंस्टेंसेस बताएगी। दूसरा, जब एग्जामिनेशन करेंगे तो यू विल सी साइंस ऑफ स्ट्रगल। जिसके साथ असॉल्ट हुआ है, ऑब्वियसली द विक्टिम विल मेक अ स्ट्रगल। सो स्ट्रगल की वजह से उसकी बॉडी पे फिजिकल इंजरीज होंगी अदर देन जेनाइटल इंजरीज। दो फिजिकल इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर जेनाइटल इंजरीज जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, लोकल जेनाइटल एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे जेनाइटल इंजरीज ऑल्सो टेल अस, जैसे कि ब्रूजेस ऑफ इनर साइड ऑफ थाइज, टीथ बाइट मार्क्स, दे आर वेरी कॉमन इंजरीज इन ट्रू केसेस। तो वो सारी इंजरीज अपने को नोट डाउन करना होता है। ये तो हो गया ट्रू केस का स्टोरी। अब मान लो एक फॉल्स केस आया, और फॉल्स केस की जो विक्टिम होगी वो तो हो सकता है पुलिस स्टेशन जाए विद अ फॉल्स कंप्लेंट, या फिर हो सकता है डायरेक्टली हॉस्पिटल आ गई कि सर मेरे साथ असॉल्ट हुआ है एंड आई वांट अ एग्जामिनेशन टू बी डन। तो पहले तो हिस्ट्री में 30-40% क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन करोगे, सो यू विल सी एब्सेंट फिजिकल इंजरीज, एब्सेंस ऑफ लोकल जेनाइटल इंजरीज। तो ये सारी फाइंडिंग्स हमारे को हेल्प करते हैं। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन लाइक वी प्रिजर्व स्वैप्स जैसे कि ब्रेस्ट स्वैप्स, ओरल स्वैप्स, वजाइनल स्वैप्स, एनल स्वैप्स। अब उन स्वैप्स में अगर सीमेन डिटेक्ट हो रहा है, मतलब कि इट इज अ ट्रू केस। अगर वो नहीं डिटेक्ट हो रहा है, मतलब वो फॉल्सिटी की तरफ जा रहा है। सो इसके हिसाब से भी, तो इन सारी चीजों को कोरोबोरेशन करके देन वी गिव द फाइनल ओपिनियन। केवल एक फाइंडिंग के बेसिस पे ओपिनियन नहीं देते। What if the complaint's been lodged after 15-20 days or so? Then the chances of evidence to give positive results become negligible. That is a problem. Because हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक गाइडलाइंस निकाला 2014 में फॉर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम एग्जामिनेशन, हाउ अ डॉक्टर शुड प्रोसीड, एंड इट इज अ वेरी गुड पीडीएफ अवेलेबल इन ओपन पब्लिक डोमेन। 100 पेज का पीडीएफ है फॉर ऑल द डॉक्टर्स, कि हर मेडिको को हु आर डूइंग लाइक जॉब लाइक मेडिकल ऑफिसर्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस 100 पेज पीडीएफ, कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, ओपिनियन कैसे देना है, प्रोविजनल ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन बेस्ड ऑन लैब रिजल्ट्स, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो इस बेसिस पे वी गिव द ओपिनियन। हाँ, एक जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि फॉल्स एक्यूजेशन किसी ने किया तो उनका क्या होता है, सो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस इन लॉ। अगर ये प्रूव हो जाता है कि एक फीमेल ने फॉल्स चार्जेस लगाए ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ओवर सम मेल पर्सन, तो उसके साथ क्या कोई जस्टिस होता है उस मेल पर्सन के साथ? तो आंसर है यस, बिकॉज इफ यू मेक फॉल्स एक्यूजेशन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन लॉ।
Okay. because you will be giving false evidences to prove it. Giving of false evidence in courtroom, fabricating of false evidence in courtroom, that is also a punishable offense. फिर defamation का केस बनता है. If you are trying to lodge a false complaint against a respectable person, तो defamation का भी केस बनता है. So उनको भी सजा मिलती है. जो कोई ऐसा केस जिसने आपको भी शॉक करके रख दिया हो कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं. वन केस आई कैन शेयर विथ यू, जैसे कि देयर वाज अ फीमेल हु वाज लिविंग विथ 3 किड्स. 2 बच्चे थे, मेल बच्चे थे, एक फीमेल बच्ची थी. स्मॉल किड्स, लेस देन 10 years old. सो व्हाट हैपेंड वाज, पुलिस को एक कंप्लेंट आई कि इन नंदनगरी एरिया ऑफ दिल्ली a crime has happened where a female is found dead and 3 kids are also dead. 2 male kid and 1 female kid, चारों लोग डेड पाए गए. तो पुलिस का काम क्या होता है, दे रिकवर द डेड बॉडी एंड देन ब्रिंग इट टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में डेड बॉडी सेंट टू द मॉर्चरी फॉर बॉडी प्रिजर्वेशन, क्योंकि ऑटोप्सी हम लोग मॉर्निंग 9 to 4 के बीच में करते हैं इन ब्रॉड डे लाइट. तो 9 to 4 में मान लो जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे मैं ड्यूटी पे गया, तो दैट कंसर्न्ड SHO वाज वेटिंग विद द इंक्वेस्ट पेपर्स कि सर हमें ऑटोप्सी करानी है एंड दिस इज द केस फाइंडिंग. एंड पुलिस भी काफ़ी कुछ जानती है with regards to the findings over a dead body. So that SHO was a learned person. तो उन्होंने पहले ही मुझे बताया कि सर मैंने जो एग्जामिनेशन किया है एंड बेस्ड ऑन दीज फोटोग्राफिक एविडेंसेस मुझे लग रहा है कि ये होमिसाइड का केस है, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, फिर फिजिकल इंजरीज थे फेस पे, बॉडी पे, ब्लीडिंग हो रही थी बॉडी से, तो ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स थे. तो अभी तक तो होमिसाइड का केस था. तो मुझे भी लगा कि हाँ होमिसाइड का ही होगा. फिर मैंने भी डेड बॉडी को देखा. बिफोर स्टार्टिंग द ऑटोप्सी वी गेट द बॉडी आइडेंटिफाइड बाय नोन रिलेटिव्स, तो हमने कराया. फिर ऑटोप्सी में वी डू अ थरो एग्जामिनेशन आफ्टर रिमूविंग द क्लोथ्स. सो पूरी बॉडी पे जो इंजरीज थे दे वर हाईली सजेस्टिव ऑफ लाइक होमिसाइड. अलोंग विथ होमिसाइड द फाइंडिंग्स वर ऑल्सो हाईली सजेस्टिव ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट विथ ऑल 4 people. Even the kids. Even the kids. Brutal. It was brutal sexual assault of 2 male kids and 1 female kid. The moment I saw those findings, I cannot forget throughout my life. Then I did a meticulous autopsy. कि हाँ, no finding should be missed. Then we preserved the body swabs also, the genital swabs also, and the swabs also gave positive results. And the culprits were also nabbed. They were never. उनको पकड़े गए. कल्प्रिट्स पकड़े गए बेस्ड ऑन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन. तो वो उनके कुछ नोन टू रिलेटिव्स ही थे, दूर के रिलेटिव्स हु हैव हायर्ड सम पीपल टू डू दिस जॉब बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी मैटर और सम अदर मैटर. और इस तरीके से करवाना उनको जरूरी था, वो तो वैसे ऑर्डर भी करवा सकते थे. सो दिस वाज अ ग्रूसम किल. राइट. केसेस के अंदर टाइम ऑफ डेथ की बहुत इंपॉर्टेंस रही है एंड मर्डर वेपन की भी बहुत इंपॉर्टेंस रही है. 2 चीजें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट दिखी हैं. तो ऐसा क्यों रहता है? टाइम ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कि मान लो किसी ने हैंगिंग करा. आई विल गिव यू वन एग्जांपल एंड एवरीवन विल अंडरस्टैंड. जैसे कि मान लो किसी ने हैंगिंग करा रात के 10 बजे, ठीक है. अब हस्बैंड था, उसकी वाइफ ने पुलिस को ये बयान दिए कि मेरे हस्बैंड ने 10 बजे रात में हैंगिंग करा है, ठीक है. पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन सुबह में देती है वाइफ. मतलब कि या एक सिचुएशन हो सकता है कि बॉडी रात भर लटकी रही, वाइफ को भी सुबह पता चला. एक सिचुएशन हो सकता है कि वाइफ को 1-2 घंटे में ही पता चल गया रात के 12-1 बजे. तो जब रात के 12-1 बजे पता चला तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया या फिर सुबह में इन्फॉर्म किया. इन बोथ द सिचुएशंस अगर एक हैंगिंग का केस 8 से 10 घंटे तक हैंग करता है, सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज पूलिंग ऑफ द ब्लड. जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है उनका पूलिंग हो जाता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज. तो इसको बोलते हैं ना ग्लव्ड एरिया, एंड नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं स्टॉकिंग एरिया. सो बेसिकली ग्लव एंड स्टॉकिंग एरिया मतलब जो पेरिफेरल लिम्स होते हैं वहां ब्लड का पूलिंग हो जाता है, तो वो मिलेगा. दूसरा, अगर वाइफ ने झूठी हिस्ट्री दी कि मेरे हस्बैंड ने हैंगिंग करी एंड सुबह उसने पुलिस को बताया एंड उसने बताया कि हाँ बॉडी को हमने रिमूव कर दिया रात में ही, बट आपको क्या मिल रहा है, पेरिफेरल पूलिंग, मतलब कि वाइफ झूठ बोल रही है. तो यहाँ पर टाइम सिंस डेथ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है
जो हमारे पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, मतलब आफ्टर डेथ देयर आर मेनी चेंजेस इन अ डेड बॉडी। जैसे बॉडी में अकड़न हो जाती है, बॉडी ठंडी हो जाती है, फिर इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन मेडिकल टर्म्स, जो पुलिंग ऑफ द ब्लड मैंने बोला। तो इन सारी फाइंडिंग्स के बेसिस पे वी डिटरमिन कि हाँ डेथ एक्चुअली कब हुआ हो। जैसे कि एक और इंस्टेंस लेते हैं कि रात के 12 बजे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया, जी। ठीक है। फिर उसने पुलिस को फोन किया कि मेरी वाइफ छत से गिर गई, ठीक है, दिस इज वन सिनेरियो। अपनी वाइफ को मार दिया उसने, डेड बॉडी को नीचे लाके रखा बालकनी के करस्पॉन्डिंग, एंड पुलिस को फोन करके बताया 1-2 घंटे के बाद कि मेरी वाइफ छत से गिर गई है। अब बेस्ड ऑन द इंजरीज यू कैन मेक आउट कि अगर किसी ने किसी को मारा है तो इंजरी का जो पैटर्न है, इंजरी के जो अपीयरेंसेस हैं वो डिफर करेंगे एज कम्पेयर टू अ फॉल फ्रॉम हाइट केस। दूसरा, रात के 12 बजे अगर किसी को मारा एंड मान लो मैं ऑटोप्सी सुबह 12 बजे कर रहा हूँ, तो पूरी बॉडी अकड़ी होती है, उसको बोलते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस अगर पूरी बॉडी में मिल रहा है मतलब उसका डेथ कब हुआ? रात के 12 बजे। अब अगर उसका डेथ मान लो रात के 12 बजे ना होकर सुबह में होता है, तो क्या ये राइगर मोर्टिस पूरी बॉडी पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, अपर हाफ ऑफ द बॉडी में मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हम टाइम सिंस डेथ बता पाते हैं। अब मान लो हस्बैंड झूठ बोल रहा है, सो इस टाइम सिंस डेथ के हिसाब से भी उसके जो स्टेटमेंट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है टाइम सिंस डेथ का, कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये पर्सन इतने बजे डेथ हो गई, क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मेडिकल फाइंडिंग्स दे असर्टन दोज थिंग्स, ताकि बाकी सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को। कोरोबोरेट कर पाए पुलिस। एंड व्हाट अबाउट द मर्डर वेपन? मर्डर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मर्डर वेपन पुलिस इज नॉट एबल टू डिस्कवर, इट इज लाइक 50% बेनिफिट फॉर द अक्यूज्ड। तो पुलिस को हमेशा मर्डर वेपन सर्च करना होता है। अब मर्डर वेपन सर्च करने का इंपॉर्टेंस क्यों है लॉ में, कि जैसे मान लो एक स्टैब का केस है, किसी ने एक नाइफ से स्टैबिंग कर दी। स्टैबिंग मतलब नाइफ गोज इनसाइड द बॉडी। अब जो नाइफ का जो पार्ट बॉडी के अंदर गया, जी, दैट पार्ट शुड कोरोबोरेट विद द इंजरीज। मतलब कि मान लो नाइफ का जो ब्लेड है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है एंड नाइफ पूरी तरह से बॉडी के अंदर गया, तो जो इंजरी का डेप्थ होगा वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इंजरी का लेंथ कितना होगा? नाइफ का जो ब्लेड है उसका जो ब्रेड्थ होगा वो इंजरी का लेंथ हो जाएगा। नहीं। सो दिस फाइंडिंग जब हम लोग ऑटोप्सी करते हैं, वी नोट डाउन द बॉडी इंजरीज, उसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, डेप्थ कितना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, जब पुलिस वेपन हमारे पास लेकर आती है फॉर सब्सिक्वेंट ओपिनियन, वी गिव अ सब्सिक्वेंट ओपिनियन कि क्या ये वेपन से ये इंजरी पॉसिबल है या नहीं है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इट इज कोरोबोरेटेड। अगर है तो वी गिव इन अ पॉजिटिव वे, अगर नहीं है तो वी से कि हाँ द वेपन is not sufficient to cause these injuries. So based on the findings we corroborate, but ये importance है, But that's why both of these things are very important. very important। Acquisition करने के लिए और accused को पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए टाइम सिंस डेथ, ताकि उसकी हिस्ट्री वेरीफाई हो जाए, एंड वेपन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि विक्टिम को जस्टिस मिले। Got it. आरुषि हत्याकांड 2008. The case still remains unsolved. What's your opinion on that? अब तो कोर्ट ने सबको ही मतलब बरी कर दिया है। जी। सो मैटर इज आउट इन पब्लिक डोमेन। सो मतलब सी, देयर इज अ किलिंग ऑफ अ पर्सन, Right. two persons, not one person, two persons। तो जो हमारी मूवीज या सीरीज बने उसमें क्या देखा है कि एविडेंस अच्छे से कलेक्ट नहीं हुआ। अगर एविडेंस कलेक्ट हो जाए तो क्या हम क्राइम को कोरोबोरेट कर सकते हैं? अगर ऑटोप्सी मेटिकुलस करे तो क्या हम शार्प वेपन इंजरीज को पकड़ सकते हैं कि शार्प वेपन इंजरीज है, ब्लंट वेपन इंजरी है, किस टाइप का वेपन है, इंजरी के बेसिस पे ही तो कोरोबोरेट करते हैं। सो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, एविडेंस कलेक्शन, कि एविडेंस किस टाइप का मिला, ब्लड स्टेन्स कहाँ पर मिले, पूरे क्राइम सीन को अच्छे से क्राइम सीन डिटेक्शन किया गया नहीं किया गया, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें मतलब इट वाज लाइक हैफेजर्ड as shown in the series or as in the public domain. So because of lack of circumstantial evidences, इसीलिए तो लोगों को बरी किया गया ना। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एविडेंस कलेक्शन का। आज के दिन में क्राइम सीन एविडेंस कलेक्शन इज एट अ वेरी गुड लेवल इन इंडिया as compared to the situation in 2008. Sir, when we look at, let's say,
फॉरेन कंट्रीज, तो वहाँ पे हमें पूरा दिखता है, ग्लव्स पहन के जाया जाता है, करा जाता है, एंड पॉइंट 1 पे मतलब जो इनिशिएशन पॉइंट है वहीं से ही जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रिकॉशनरी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जो होमोसाइडल चीज़ें क्लियरली दिख ही रही होती हैं, यहाँ पे ब्लड है या कोई मरा हुआ है या वेपन वाइज चीज़ें हैं, ऐसा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट लेट्स से टियर 2 3 4 5 सिटीज़, मतलब 1 को तो मान सकते हैं कि हो रहा होगा, टियर 2 या 3 में तो उतना ज़्यादा इसमें 2-3 चीजें आती हैं, मैं बताऊंगा। एक तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मान लिया बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। सो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट कितना भी रिसोर्सेज बनाती है वो कंज्यूम हो जाता है। एक तो ये फैक्ट है। जी यूएस का पॉपुलेशन लिमिटेड है, अब वहाँ कोई क्राइम होता है तो पॉपुलेशन लिमिटेड है, तो जो भी रिसोर्सेज हैं दे आर एबल टू केटर द नीड्स। यहाँ पर आप रिसोर्सेज बनाते भी हैं गवर्नमेंट ना, तो वो रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, तो फिर न्यू रिसोर्सेज बनाने में टाइम लगता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन इंडिया, कि आप कुछ भी बनाएंगे, जैसे आप रोड्स बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सब में भीड़ रहती है। द सेम थिंग हैपेंस विद क्राइम ऑल्सो। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्राइम ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है तो आपको रिसोर्सेज बनाने, आप गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज बनाए, अब वो रिसोर्सेज कंज्यूम हो गए, फिर उनको न्यू सेट ऑफ रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं टू केटर द पॉपुलेशन नीड्स। उस हिसाब से रहता है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन आ जाता है। बट वी आर वर्किंग ऑन इट। बट वी आर वर्किंग ऑन इट, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांगली वर्किंग ऑन इट। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, मतलब क्राइम सीन डिटेक्शन का जो रेट है ना, इट हैज इम्प्रूव्ड ओवरऑल। ओके, अगर किसी कारण रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से या किसी कारण से फैमिलीज ऑटोप्सी के लिए मना करें और नहीं चाहते हो ऑटोप्सी करी जाए, तो फिर उस केस में आप, उस सिचुएशन में आप आगे कैसे बढ़ते हैं? इसमें एक सिचुएशन होता है, हम लोगों को वो राइट्स दिए गए हैं कि वी कैन वेव ऑफ ऑटोप्सी, बट हाँ ऐसे डायरेक्टली नहीं। जैसे कि मान लो कोई नेचुरल डेथ का केस है, किसी का कोई नेचुरल डिजीज से डेथ हो गया, बट द पर्सन वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, ही वाज ब्रॉट डेड, तो बॉडी आ गई मॉर्चरी में, तो अब उसका ऑटोप्सी होता है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ पता नहीं है। तो अब ऐसे केसेस में मान लो रिलेटिव्स कहते हैं कि सर ये नेचुरल डेथ है एंड वी डोंट हैव एनी सस्पिशन ओवर एनी पर्सन, तो ये चीज हम लोग रिटर्न में लेते हैं पहले रिलेटिव से, वी टेक देयर सिग्नेचर्स ऑफ 2 नोन रिलेटिव्स, फिर वो जो केस पेपर्स होते हैं विद द साइंड पेपर ऑफ द रिलेटिव्स, वी हैंडेड ओवर टू द पुलिस ऑफिशियल। फिर पुलिस ऑफिशियल के साथ वो लोग एसीपी ऑफिस जाते हैं, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का जो एसीपी ऑफिस होता है, वहां पर जाकर वो अपनी बात को रखते हैं। फिर एसीपी भी रेकमेंड जब कर देते हैं कि हाँ ऑटोप्सी इन द लाइट ऑफ नो सस्पेशन रेज्ड बाय द रिलेटिव्स, देयर इज नो सस्पेशन फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जब पेपर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम फाइनल लिख सकते हैं कि हाँ द ऑटोप्सी कैन बी वेव्ड ऑफ बेस्ड ऑन ऑल दीज डॉक्यूमेंटेशंस। और अगर यहीं पे कोई होमोसाइडल रिलेटेड चीज होगी तो इट कैन नेवर बी। तो पहले हम लोग बॉडी को भी एग्जामिन कर लेते हैं कि हाँ कोई इंजरीज तो नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा रिलेटिव सच ही बोल रहे हैं, दे माइट बी ट्राइंग टू मैनिपुलेट द फाइंडिंग्स, तो उसको हम लोग रूल आउट करके तभी तो फाइनल ओपिनियन देते हैं कि हाँ in the absence of any injuries over the dead body, in the absence of any suspicion by the relatives, and in the absence of any suspicion by the police officials, now the autopsy can be waived off. ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो डॉक्टर आपने हजारों ऑटोप्सीज करी हैं, इतने सारे केसेस देखे हैं, इतने सारे लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को, यू गॉट सो मच नॉलेज। अकॉर्डिंग टू यू क्या एक परफेक्ट मर्डर हो सकता है? देखो, आपके क्वेश्चन पे जाने से पहले व्हाट आई विल से इज कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्राइम इन इंग्लिश। तो साइकोलॉजिकली ना क्राइम कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मेंस रिया मतलब क्रिमिनल माइंड, एक्टस रियस मतलब क्रिमिनल एक्ट। ओके, सो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइम। अब अगर कोई क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है तभी वो क्रिमिनल एक्ट करेगा। तो आपने पूछा कि एक परफेक्ट क्राइम हो सकता है, सो इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए ना। परफेक्ट क्रिमिनल माइंड होना चाहिए, राइट, परफेक्ट क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। राइट। चूंकि ये दोनों चीजें परफेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए क्राइम परफेक्ट होना इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि माइंड को आप परफेक्ट नहीं कर सकते ना, क्रिमिनल माइंड को, क्योंकि ऑलरेडी द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अ क्रिमिनली माइंडेड पर्सन is already having some mental derangement, तो वो तो perfection है ही नहीं,
बट ही ट्राइज टू डू अ परफेक्ट एक्ट परफेक्ट हो सकता है बट उसका माइंड तो परफेक्ट नहीं था, तो इसीलिए परफेक्ट क्राइम बोलना मतलब इट इज लाइक नॉट पॉसिबल. All right. Thank you so much, Doctor. It was a pleasure talking to you and discussing all these things. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी कहानी है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है या किसी को अवेयरनेस दे सकती है तो उसे अपने तक मत रखिए. आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं. उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या अपनी कहानी हमारे को कमेंट्स में भेज सकते हैं. थैंक यू.